तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नामी इन सभी को डबल क्रॉस करके सारा खजाना लूट कर उस शिप को लेकर जा चुकी है और ड्रैकुला मीहॉक अपनी शिप के अंदर बैठकर इन सभी के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी को ऑर्डर देता है, ओए ज़ोरो, उसप उस शिप को लो और नामी का पीछा करो। नहीं, ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं जो बार बार हमें धोखा देकर भाग जाती है। नहीं यार, मुझे वही चाहिए अपने नेविगेटर के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंड में ज़ोरो मान जाता है और तभी ज़ोरो की नजर मीहॉक पर जाती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसने उन 50 की 50 शिप को एक ही बार में खत्म कर दिया था। हाँ, यही है मास्टर सोर्ड्समैन हॉकाई ड्रैकुला मीहॉक। और हम मीहॉक को देखते हैं। उसे देखकर ज़ोरो एक्साइटेड हो जाता है। पूरी जिंदगी मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब इससे लड़कर मेरा वो प्रॉमिस पूरा होगा। और अपनी दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि ये एक दिन सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बन के दिखाएगा। और ये सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं। लूफी इनके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लूफी को सजा मिली है। इस रेस्टोरेंट का नुकसान किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। और इस तरफ मीहॉक को देखकर डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जल्दी से बंदूक निकालकर इस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर मीहॉक बहुत ही जेंटली इन गोलियों की दिशा बदल देता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। ज़ोरो सामने आता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा और अगर तुम्हें सच बोलूं तो तुमसे लड़ने का मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है। ज़ोरो के इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मीहॉक इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बनना है और अभी मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। ज़ोरो की बातें सुनकर ये भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोरो अपनी 3 स्पोर्ट्समैन स्टाइल की फॉर्मेशन में आ जाता है हॉकाई से लड़ने के लिए। और इसके बाद मीहॉक अपने गले के लॉकेट में से एक तलवार निकालता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। मीहॉक इस छोटी सी तलवार से ज़ोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर ज़ोरो मीहॉक से पूछता है, तुमने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाले? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस छोटे से चाकू से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी ओनिगिरी नाम की टेक्निक का यूज करके इस पर हमला करता है। पर मीहॉक उस हमले को एक छोटे से चाकू से ही रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ज़ोरो को ईस्ट ब्लू में सभी लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं और इसके हमले को सिर्फ एक पॉकेट नाइफ से रोकना इम्पॉसिबल है। और ये देखकर ज़ोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस पर लगातार बिना रुके अपनी ओनिगिरी का यूज करके हमले करते जा रहा था। पर मीहॉक यानी कि हॉकाई पर कुछ भी असर नहीं होता। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही ज़ोरो के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। मैं इस जगह पर हार नहीं मानने वाला। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्वर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। ज़ोरो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी मीहॉक ज़ोरो की नेक पर स्टैब कर देता है जिसकी वजह से ज़ोरो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। ये देखकर मियाओ ब्रदर्स ज़ोरो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर लूफी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, ये इनमें नहीं पड़ सकता। इसके बाद ज़ोरो फिर से तैयार हो चुका है मीहॉक पर हमला करने के लिए और इस बार ज़ोरो एक नई फॉर्मेशन जिसका नाम टाइगर है उसके थ्रू मीहॉक पर हमला करता है। पर हमेशा की तरह इस बार भी मीहॉक को कुछ नहीं होता और इजीली ज़ोरो के हमले को डॉज कर लेता है और उसके दिल के पास स्टैब करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता भले ही मेरी जान चली जाए। ज़ोरो की ये बातें सुनकर मीहॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मीहॉक थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इन दोनों में एक आखिरी डायरेक्ट हमला होने वाला है। ज़ोरो के सामने दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन खड़ा हुआ है अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड के साथ और इसके बाद दोनों पलक झपकते ही हवा की तेजी से हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद ज़ोरो की स्वॉर्ड्स चकनाचूर हो जाती है और मीहॉक इजीली ज़ोरो को हरा देता है। तो ये है ताकत दुनिया के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन की। हाँ, दोनों स्वॉर्ड्स टूटने के बाद भी ज़ोरो खड़ा होता है। ये देखकर मीहॉक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर ज़ोरो बोलता है, मेरे जीवन में भागना नहीं लिखा है। अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों से मरना कबूल करूंगा पर भागूंगा नहीं। मीहॉक भी ज़ोरो की बात मान लेता है और ज़ोरो पर हमला कर देता है और एक ही हमले से इसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और ज़ोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है पर मीहॉक इजीली इसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके बाद मीहॉक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मरा है, जाओ और उसे बचा लो। अगर ये मुझसे और लड़ता तो लड़ते लड़ते ही मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है ज़ोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और मियाओ ब्रदर्स ज़ोरो को बाहर निकालते हैं समुद्र में से और मीहॉक ये सारी बातें सुनकर ज़ोरो इससे कहता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक ताकतवर स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा योगदान दे पाऊंगा। पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया। मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी।
जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी चीजें देखकर मीहॉक लूफी से कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोलकर मीहॉक यहाँ से जाने लगता है। और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मीहॉक से कहता है, क्या हुआ मीहॉक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ। पर डॉन क्रीक मीहॉक पर हमला कर देता है बहुत सारी बंदूकों का यूज करके। पर मीहॉक मिस्टीरियसली पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। मीहॉक के यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर कहता है, कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प की और अगर अकेले ही डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? प्लीज, मुझे और सजा नहीं चाहिए और एक वेटर नहीं बनना है अपनी पूरी जिंदगी। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो बच्चे। दरअसल ये बंदा इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है ताकि ये ग्रैंड लाइन में इजीली एंटर कर सके और सारे पायरेट्स को धोखा दे सके, क्योंकि असल में ये कोई पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और उन सभी को चकमा देकर उन सभी को मार दे। इसके बाद डॉन क्रीक और जेफ के रेस्टोरेंट के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। पर इसी दौरान डॉन क्रीक सही समय को देखकर अपने क्रू का सबसे माहिर पायरेट भेजता है इनसे फाइट करने के लिए, जिसका नाम पर्ल होता है। और इस सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी वर्सेस पर्ल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार ये कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और इसके हमले से लूफी सीधा जाकर पर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर्ल की नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसे गुस्सा आने लगता है। इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाती है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जलना शुरू कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है और जैसे ही पर्ल के मोती मेन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर मास्टर शेफ जेफ एक लात मारकर सभी मोतियों को रोक देते हैं। बिना टांग के बावजूद भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सांजी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये पर्ल इसके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है। इसलिए सांजी सीधा इस पर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और अपना आखिरी हमला करने ही वाला होता है। तभी सांजी को वही पायरेट ब्लैकमेल करने लगता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था। ये सांजी से कहता है, अगर तुमने पर्ल पर एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे इस शेफ को मार डालूंगा। इसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही एक दूसरा हमला करके इसे मारने वाला होता है, जिन पर्ल को रोक देता है और कहता है कि ये सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी सांजी वर्सेस जिन की फाइट होती है, जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जिन सांजी को मार देगा, पर कुछ देर तक फाइट होती है और आखिर में सांजी जिन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन दोनों की फाइट पर था और डॉन क्रीक एक सही समय देखकर अपने एक जहरीले बॉम्ब से वहां पर अटैक कर देता है। डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास अपने अपने मास्क थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है तो हम देखते हैं कि सारे शेफ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए जिन लूफी को अपना हेलमेट दे देता है और सांजी को भी जान से बचा लेता है। पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में जिन बेचारा मारा जाता है और मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है। ये डॉन क्रीक को यहाँ पर लेकर आया, पर मैं इसे इसलिए नहीं लेकर आना चाहता था। और जिन की मौत हो जाती है और डॉन क्रीक जिन की मौत का दुख मनाने के बजाय उसकी मौत पर हंसते हुए कहता है, कितना बेवकूफ कुत्ता था मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन, सांजी और पर्ल ये तीनों अब घायल हो चुके हैं और अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट रह चुकी है। इसके बाद दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लूफी अपनी गम पावर का यूज करके डॉन क्रीक पर हमले करता जा रहा था तो डॉन क्रीक अपने ऊपर एक मेटल से बनी हुई एक कांटों की शील्ड बना लेता है, पर लूफी रुकता नहीं है और उसके कांटों पर ही पंच मार देता है। और इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन नुकीले कांटों के ऊपर ही इतनी तगड़ी वाइब्रेशन बनती है कि डॉन क्रीक दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रीक मरा नहीं है और फिर से लूफी पर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है बच्चे। लूफी जीभ निकाल कर इसे चिढ़ाने लगता है, अच्छा बच्चे तू हराएगा मुझे, आजा आजा। और तभी डॉन क्रीक रियलाइज करता है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है जैसे कि लूफी, वो लोग पानी के अंदर नहीं तैर पाते और ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए। और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लगता है। एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है और एक आखिरी बार डॉन क्रीक पर हमला कर देता है और डॉन क्रीक घायल हो जाता है। पर डॉन क्रीक को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। पर सही समय पर सांजी यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांजी इसे जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने सांजी को दिखता है और तभी नोटिस करता है कि इसकी हैट गायब है। ओ भाई मेरी हैट कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हैट उस ड्रॉर के ऊपर रखी हुई है। सांजी शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या अब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को अपना गोल याद आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल ये सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। अब थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रीक पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन के पास जा सकते हो।
नहीं आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं पाना चाहता सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे, तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी पूरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा था और बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसी कैसी मेमोरीज बिताई हैं इस रेस्टोरेंट में। और अब इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। सांजी मन ही मन रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जैसे ही सांजी लूफी की बोट में आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना, जब किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। सांजी पीछे मुड़कर देखता है और सभी शेफ से रो रहे होते हैं। ये देखकर सांजी भी रो पड़ता है। सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार सांजी और लूफी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और सभी शेफ्स सांजी को गुड बाय कहते हैं। और इसी के साथ बाराती आर्क खत्म हो जाती है। अब बाराती आर्क के खत्म होने के बाद हमें एक नया क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है। और अब एक नए दिन और एक नए सफर के साथ आरलोंग पार्क की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम सांजी, लूफी, जॉनी और यूसाकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि यूसाकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। यूसाकू बीच में आकर बोलता है, अरे यार तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आरलोंग ने पकड़ लिया होगा। पर एक सेकंड, अब ये मत कहना तुम्हें आरलोंग नहीं पता। इन दोनों के अलावा आप सभी को और मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि आरलोंग क्या चीज है। यूसाकू सीटी बजाकर पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। सभी लोग मेरी बात सुनो, आरलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। क्या ये फिशमैन क्या होता है भाई? लूफी अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता है। क्या मास्टरपीस बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया लूफी। चुप करो, मेरी बात सुनो। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 बहुत बड़ी पावर्स रूल करती हैं। उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड्स सरकार के लिए काम करते हैं। एक सेकंड, एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी भाई? हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपनी लूट का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और ऐसे ही उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिम्बे, फिशमैन पायरेट्स का बॉस। और आरलोंग उन सभी में से एक है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर एक के बाद एक जगह पर जाकर तबाही मचाता है। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है। अच्छा, तो नामी उसके पास अकेले गई क्यों होगी? शायद हो सकता है कि वो उस पर लगे इनाम के पीछे है। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को। उसके ऊपर नामी खड़ी होती है, बहुत चुप चुप लग रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब ये आरलोंग पार्क पहुंचेगी क्योंकि इसका होम टाउन भी यहीं पर है। अब इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम ही आरलोंग पार्क है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आरलोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से, हाँ? और यही बंदा है आरलोंग, वही बंदा जिससे नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है, पर जैसे ही आरलोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आरलोंग ने इसके पापा को मार दिया है और बदला लेने के लिए आरलोंग को मारने यहाँ पर आ चुका है। तुम साइड हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मार कर गिरा देती है। आरलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगा और चले जाओ यहाँ से। नामी आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आरलोंग उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नामी तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। मुझे बहुत सारे पागल भी मिले रास्ते में जो कि मेरी बातों में आसानी से आ गए। वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। चलो पार्टी की जाए, नामी आई है। भाई क्या चल रहा है ये? क्या नामी भी इन सभी के साथ मिली हुई है? और नामी का सीक्रेट क्या है और ये आरलोंग के साथ क्यों मिलने आई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और इस तरफ उसॉप और जोरो आरलोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और जोरो कहता है, हमें उन्हें अंदर घुसकर मारना होगा। ये सुनकर जॉनी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। ओ भाई जोरो, आराम से, इतना एक्साइटेड क्यों रहता है? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेकर आने के लिए कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अरे यार यूसाको भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मारकर उसे पीछे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आरलोंग पार्क तो उस तरफ है, तो नामी की विलेज कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन्स पर जाती है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अबे ओ मुझे खोलता दो भाई, ये क्या करते हैं? वो फिशमैन ये सारी बातें सुन लेते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चेक किया जाए। ये लोग पानी में तैर कर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसॉप और जॉनी कूद जाते हैं। जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, पाजी लगता है आपके साथियों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन्स जोरो को उठाकर आरलोंग के पास लेकर जाने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और जॉनी उससे माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, लूफी को जरूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर पायरेट थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि सामने पूरा का पूरा विलेज तहस नहस हो चुका है। सभी घर यहाँ पर उल्टे पड़े हुए हैं। मैंने सुना तो था कि फिशमैन्स नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसॉप इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसॉप बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मार कर इसे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि आरलोंग को मारने आया था अभी थोड़ी देर पहले। उसे लग रहा होता है कि उसॉप एक फिशरमैन है और उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस बच्चे पर मारती है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और बोलती है, क्या तुम भूल गए? हाँ, कैसे उन सभी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी लोगों को मार दिया क्योंकि सिर्फ एक विलेजर ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि वो सब वापस से हो? हाँ, ये लड़की उसॉप की तरफ देखती है। ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसॉप
का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसॉप भी अपनी गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसॉप पर हमला करती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो फिशरमैन्स हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है तुम्हें। और उसॉप को छुपाने के बाद उस फिशरमैन को बोलती है, हाँ वो लंबी नाक वाला उस तरफ गया है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग उसॉप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। पर सिर्फ लूफी के ही नहीं, किसी और के मुंह में भी ये खाना सूंघ कर पानी आने लगता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी हैं और उस खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी की शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर दो आदमी आरलोंग से बोलते हैं, सर हम किसी को लेकर आए हैं। दरअसल ये दोनों जोरो को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ। आधी मछली? क्या आधी मछली? हाँ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से मुझे कभी आधी मछली मत कहना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं और हम इवॉल्व्ड ह्यूमंस हैं। हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जोरो हक्का बक्का रह जाता है। पर नामी आरलोंग से कहती है, मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे पता भी नहीं है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ही ऐसी थी नामी? हाँ तूने तो कहा था कि तुझे पायरेट्स पसंद नहीं। चौंक गए ना, वो सब कुछ एक ड्रामा था। हम देखते हैं कि नामी के हाथों के ऊपर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू और आरलोंग का फ्लैग बिल्कुल सेम होते हैं। और नामी बताती है कि आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है और तभी वही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक भैंस है क्या? कितनी बड़ी है? नहीं गाय तो नहीं, एक हिप्पो लग रहा है। लूफी उसे एक पंच मारता है। गम गम पिस्टल, जो मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर सांजी लूफी को लात मार देता है और सामने पड़े खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो खा लो इसे, तुम बहुत भूखे लगते हो। ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे ही ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है तो सांजी इसे एक किक मार देता है। युसाको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई अभी इतना प्यार दिखा रहा था इस पे, इसको खाना वगैरह दे रहा था और अभी इस पे लात में मार दी इसने। ये कैसा प्यार है भाई तेरा? दरअसल ये मॉन्स्टर उस सी फूड के साथ साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसलिए सांजी ने इसे एक लात मार दी। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है। पर तभी सांजी इसे खतरनाक लात मारता है जिसका नाम था कोरलियर शूट। इस तरफ उसॉप फाइनली जाग जाता है और सामने उसी लड़की को अपने सामने बैठा हुआ दिखता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम है नोजिको और सामने वही बच्चा भी बैठा होता है और उसे पूछती है, तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम मारे जाओगे अगर तुमने उनसे दोबारा पंगा लिया। मुझे पता है, पर उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। उन लोगों ने हमारे गांव से सारा सामान लूट लिया और बहुत सारे लोगों को मारा। इसलिए मैं आरलोंग पार्क गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन एक लड़की ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाऊँ मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर आऊंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ तुम मर जाओ फिर। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ लड़ लो उससे। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसने मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी है, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य को लेकर कभी हार नहीं मानी। इसलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं। दुख की बात बात पर मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। तो तुम घर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे बच्चा यहाँ से चला जाता है। तुम तो काफी अच्छे हो। वैसे मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मैं यहाँ पर नामी नाम की एक लड़की की तलाश में हूँ। नामी? और नोजिको इसे सारी बातें बताती है और उसॉप चौंक जाता है जब इसे पता चलता है कि नामी आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजिको एक फोटो फ्रेम उठाती है और उसमें नोजिको और छोटी वाली नामी होती है। नोजिको बताती है कि वो और नामी अडॉप्टेड है, पर ये तीनों इस घर में बहुत शांति से रहते थे, इस कोकोयाशी विलेज में। पर एक दिन नामी हम सभी को धोखा देकर आरलोंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। क्या इसका मतलब है वो अभी तक हमें पागल बना रही थी? भले ही उसने मेरे गांव को बचाने में मेरी हेल्प की और हमारे साथ दिल खोलकर हंसती थी, हम उसे यहाँ से लेने आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है, क्या अब तुम्हें समझ में आया? मैं हमेशा से ही तुम्हें इस्तेमाल करते आई हूँ जोरो। हाँ अगर इसे पैसे दिए जाएं तो ये अपने माँ बाप की मौत को भी भूल सकती है। ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मैंने वैसे भी इस लड़की पर कभी विश्वास नहीं किया था। और जोरो पीछे पड़े तालाब के अंदर गिर जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और ये खुद को बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस से सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया? हाँ ज्यादा बनो मत समझी, तुम एक इंसान को मरते हुए देख भी नहीं सकती हो। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। हाँ तो क्या करना है अब इसका? मैं इसे खुद देख लूंगी। एक दूसरा फिशरमैन आता है और बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले एक आदमी को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आरलोंग के कोकोयाशी विलेज को विजिट करने की बात आग की तरह फैल जाती है और गाँव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल चुका है कि हमारे पास हथियार है। और जैसे ही आरलोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आरलोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है, तू ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार है? हाँ क्योंकि मुझे शौक है बंदूकें कलेक्ट करने का। हथियारों के होने से सिर्फ विद्रोह की भावना आती है। नोजिको और उसॉप ये सब कुछ देख रहे होते हैं पीछे खड़े हुए। हम आरलोंग को हर महीने पे करते हैं। हम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रहे हैं और इस विलेज के अंदर जो भी आदमी पैसे नहीं देता उसका पूरा गाँव तबाह कर दिया जाता है और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आरलोंग पार्क के अंदर जोरो कैद में होता है। नामी यहाँ पर आती है, अपने हाथ में चाकू लिए उसकी सारी रस्सियों को काट देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और उसके सामने उसकी तलवार रख कर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ आरलोंग उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और
बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने 8 सालों तक तुम्हें लगातार पैसे दिए हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? हाँ, नोजिको की बातें सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं, पर ये आदमी सभी को कहता है, तुम सभी लोग अंदर जाओ, अगर आज हमने कुछ भी किया तो हमारे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। आरलोंग उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और उस आदमी को दोबारा से उठाता है और दोबारा से फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथों पर एक हमला होता है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और ये काम उसॉप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसॉप है और मैं समुद्र का एक बहुत बहादुर पायलट हूँ, और अगर आज तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, भले ही तू 10,000 लोग लेकर आ जा, मैं एक एक को चीर कर रख दूंगा। बस इतना ही सुनने की देर थी और उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। उसॉप यहाँ से भागने लगता है। गिनसम नाम का एक आदमी उसी आदमी को ट्रीटमेंट देता है और सामने से नामी भी यहाँ पर आ रही होती है, और जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ नोजिको और गिनसान यहाँ पर बचते हैं, और वो डॉक्टर भी जो कि इसे ट्रीट कर रहा था। नामी किसी की कब्र के सामने जाकर बोलती है, बस 70 लाख बेरिस और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 10 करोड़ बेरिस इकट्ठा करके अपने गाँव का खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो चेयर के ऊपर बैठा होता है, सभी फिशमैन्स को मारकर। जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और उस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है, और इस तरफ उसॉप जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है एक पेड़ के साथ कैमोफ्लॉज होकर, और तभी एक फिशरमैन इसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उसॉप डर के मारे नीला पड़ जाता है और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तुम मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे कोई गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो, उस मटकी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद आरलोंग अपनी आरलोंग पार्क के अंदर आता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसके सभी फिशमैन्स को किसी ने मार दिया है, और इनमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है आरलोंग को बताता है, ये काम रोरोनोआ जोरो का है। क्या वो पायरेट हंटर? आरलोंग ये सुनकर चौंक जाता है और तभी वही फिशरमैन उस सब को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसे आरलोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसॉप को कैप्चर कर लिया गया है और आरलोंग के सामने होगा इस वक्त। और इस तरफ आरलोंग उसॉप के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक और फिशमैन यहाँ पर आता है और बोलता है, इन सब के पीछे पक्का नामी का हाथ होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ हमेशा से ही काम कर रही थी। हाँ, वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो, मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी, तुम कब तक मुझ पे शक करते रहोगे? हाँ। और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करूंगा, एक बार वो मिल जाए जिसने ये काम किया। उस सब अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े ही टाइम की बात है, इसे बस किसी तरह से इन्हें उलझा कर रखना होगा, और इसके बाद जोरो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और अपनी गुलेल निकाल कर इन्हें मारने ही वाला होता है। पर तभी नामी सामने आती है और उस सब को अपने डंडे से बहुत बुरे तरीके से मारती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती है? हाँ नामी, भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया, पर लूफी को अभी भी तुझ पे पूरा विश्वास है, उसने एक बार भी तुझ पर शक नहीं किया और अभी भी तुझे वो नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है। तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं सिर्फ पैसों पर विश्वास करती हूँ। वो सामने खड़े एक फिशरमैन से उसका चाकू निकालती है। उस सॉप बुरे तरीके से डर जाता है, अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी पर हमला करता है, और तभी चारों तरफ स्मोक हो जाती है और इसका फायदा उठाकर नामी उस सॉप के पेट के अंदर चाकू घोंप देती है। नामी उस सॉप को मार देती है और उस सॉप पीछे तालाब के अंदर गिर जाता है। उस सॉप पानी के अंदर डूबने लगता है और उस खून से लथपथ चाकू को उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था इस आरलोंग ग्रुप को ज्वाइन करने का, और वो है अपने गाँव को कोयाशी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 10 करोड़ बेरीज हो जाएंगी। हाँ, मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने ये सब देख लिया था कि नामी ने उस सॉप को कैसे मारा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर की सवारी कर रहा था, और ये मॉन्स्टर जमीन के ऊपर जाकर टकरा जाता है और सी मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ही ये शिप लैंड करती है तो यहाँ पे जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालों मुझे मारना चाहते हो? हाँ। इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था। और इसके बाद नामी एक फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर बचपन में आरलोंग उसे यहाँ पर लेकर आया था इस रूम में। नामी मन ही मन कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। और इस तरफ जॉनी सभी के सामने आकर इन सभी को बताता है कि उस सब को नामी ने मार दिया है। ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बीच के ऊपर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि अजीब से कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तो गाइस, नामी ने ऐसा क्यों किया और क्या है इसकी बैक स्टोरी, और नामी ने उस सब को क्यों मारा, और ये बंदा जिसे हमने अभी देखा ये है कौन, ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। अब जॉनी इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सब को मार दिया है। ये बात सुन के लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने कहा ना, फालतू की बातें करना बंद करो। नामी कभी ऐसा नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी पीछे से नामी यहाँ पर आ जाती है। दोस्त? हाँ, मजाक करना बंद करो लूफी, तुम बस पागलों का एक झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी, तुमने उसे मारा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, तो मैंने उसे मार दिया और कुछ ही देर में शायद जोरो भी मरने वाला है क्योंकि आरलोंग जोरो के पीछे है। जोरो ने आरलोंग के सभी भाइयों को मार दिया और अब जोरो नहीं बचने वाला। तुम आरलोंग के सामने कुछ नहीं। वो सब कहाँ है नामी? अच्छा वो, हाँ वो तो समुद्र के नीचे होगा अभी। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ वो सब कहाँ पर है? जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है, पर तभी सांजी जोरो को एक लात मार के इसे रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। और मैं तुम लोगों के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम लोग तो नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और मेरे बारे में भूल जाओ लूफी, और एक नया
नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपने वन पीस या जो भी है वो। गुड बाय लूफी। लूफी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन के ऊपर गिर जाता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को छोड़ने का मन नहीं और यहाँ पर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर लूफी सो जाता है। कमाल है भाई ये बंदा, ये क्या, तुम्हें जो करना है करो, मर जाओ यहीं पर सबके सब। और बस इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ नोजी को उसी बच्चे के साथ समुद्र के किनारे पर आती है क्योंकि सामने से एक मरीन शिप आ रही थी। इन्हें लगा कि इनसे हेल्प मांग कर ये लोग बच सकते हैं आर्लोंग से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी पर तभी एक फिशरमैन इस बोट पर हमला कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंक कर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप सरेंडर। पर बंदा इसे भी आसानी से मार देता है। और एक दूसरा फिशरमैन नीचे से बोट को तोड़ रहा होता है और तीसरा ऑक्टोपस वाला हाची एक बड़े से पहाड़ को खिसकाते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से पानी में एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है और पूरी शिप उस बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजी को, उस बच्चे और सभी विलेजर्स की उम्मीदें भी डूब जाती हैं कि वो अब बच सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस तरफ लूफी आराम से सो रहा है। भाई इसे कोई मतलब नहीं है, आर्लोंग इन्हें मारने वाला है। अबे ओ लूफी, आर्लोंग मारने वाला है हमें, तू सो रहा है यहाँ पे, क्या हरकतें ये? यहाँ पर रुकने की हमारे पास कोई वजह नहीं, एक वजह है। लूफी यहाँ पर है तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। एक मिनट, अब तुम ये मत कहना कि तुम नामी को दोबारा से हमारी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो। नहीं, मुझे उस लड़की से अब कोई मतलब नहीं। लूफी ही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा नेविगेटर बनेगा और अगर वो नामी है तो मैं नामी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो से पूछता है, जोरो तुम्हें क्या लगता है नामी क्यों रो रही थी? क्या वो रो भी रही थी? हाँ, नहीं बाहर से तो नहीं, लेकिन अपने दिल के अंदर। हो सकता है कि उसने उसॉप को मारा इसलिए वो रो रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें सच में लगता है कि वो उसॉप को मार देगी? और तभी हम देखते हैं कि उसॉप मरा नहीं है, ये बंदा जिंदा है और ये भागते हुए इन सभी की तरफ आ रहा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बीच के किनारे जिस बंदे को हमने देखा था वो कोई और नहीं उसॉप ही था। दरअसल नामी ने उसॉप को चाकू नहीं मारा था बल्कि उसने अपने हाथ पर ही चाकू मारा था और सबके सामने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने उसॉप को मार दिया है। और अगर नामी ऐसा नहीं करती तो शायद आर्लोंग इसे सच में मार देता। इसलिए इससे पहले कि आर्लोंग इसे मारता, नामी ने ये नाटक रचकर उसॉप की जान बचा ली। और ये सारी बातें उसॉप जल्द से जल्द जोरो और लूफी को बताना चाहता है। और इस तरफ जोरो और सांजी ये दोनों एक छोटी सी बात पे लड़ने लगते हैं कि तभी उसॉप बीच में आ जाता है और ये अटैक उसॉप को लग जाता है। उसॉप, तुम जिंदा हो? शायद, लेकिन अब नहीं। और तभी लूफी भी उठ जाता है। अरे भाई उसॉप क्या हो गया तेरे को? क्या नामी ने तुम्हारे साथ ही किया? और पीछे से जोरो और सांजी कहते हैं, नहीं ये हम दोनों का काम है, सालों भी मर जाता मैं। ओए उसॉप, मैंने तो सुना था कि नामी ने तुझे मार दिया है। नहीं लूफी, ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि नामी ने तो मेरी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजिको को देखते हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी चेयर और बोतलें टूटी हुई होती हैं और घर के अंदर नामी थी। नामी कहती है, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए आई हूँ। कौन है वो लोग? एक मिनट, क्या तुम उनसे मिल चुकी हो? हाँ, मैं मिली हूँ एक से। उसकी नाक बहुत बड़ी सी थी और मुझे वो एक नंबर का झूठा लग रहा था। तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दूंगी, पर मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे वो याद आते हैं। सच तो ये है कि मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उनके साथ रहना पसंद है, काश मैं उनके साथ हमेशा रह पाती। दरअसल अभी नामी इन चारों की ही बात कर रही है और इस तरफ उसॉप इन सभी को बता चुका है कि कहानी क्या है। असली में नामी आर्लोंग के ग्रुप के साथ काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि हमें आर्लोंग पार्क पर सीधा हमला कर देना चाहिए। तभी नोजी को यहाँ पर आ जाती है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें कभी नहीं हरा सकते। सब सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और उसॉप इन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और सांजी इसे देखकर इस पे फिदा हो जाता है। इसकी आंखों में दिल विल बन जाते हैं और ये सिंपिंग करना शुरू कर देता है। नामी को अकेला छोड़ दो और इस गांव से चले जाओ। मैं तुम्हें उसकी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। वो कहानी सुनकर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानना चाहता। उस पे ध्यान मत देना, वो ऐसा ही है। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। और जोरो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ये भी सो जाता है। और नोजी को समझ आती है कि नामी इन सभी को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही। ये सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके साथ दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर चूहे जैसा दिखने वाला कमांडर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है कोलोनल नेजुमी। और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कोलोनल है और सामने खड़े विलेजर्स से पूछता है, गेंजो कहाँ पर है? गेंजो वही बंदा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास हथियार वगैरह थे। गेंजो सामने आता है। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो। मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का घर है। नामी? पर क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखा। और इस तरफ नोजी को नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। और हम नामी और नोजिको का बचपन देखते हैं। नामी उस समय कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहा करती थी और नामी और नोजिको अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं भूल सकती, जिसका नाम था बेले मेरे। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी कि अपने ही गांव का। नामी लाइब्रेरी के अंदर जाती है पर पैसे ना होने की वजह से वो एक बुक को चुरा लेती है। और तभी गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि गेंजो, और उसे पकड़ लेते हैं। बेवकूफ लड़की। और इसे इसके घर लेकर जाते हैं। बेले मेरे बाहर आती है और बोलती है, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? वेलकम होम नामी। इसने इतनी सारी चोरियां की हैं कि पूरे गांव में ये लड़की फेमस हो चुकी है। बेला मेरा उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, तुमने उसकी बुक के लिए पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। गिनसान ये सुनकर शर्मा कर भाग जाता है यहाँ से। अरे ओ क्या
ये पागल वागल तू है? और ये दोनों हंसने लग जाते हैं और तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मारकर कहती है, अगली बार तुमने चोरी की तो तुम्हें 100 बार मारूंगी, समझी? नोजिको यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो आराम से चुरा लेती, किसी को पता भी नहीं चलता। बेला मेरा इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो नामी ने कितना बढ़िया मैप बनाया है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसी एक छोटी सी बच्ची इस पूरे के पूरे विलेज का ऐसा नक्शा तैयार कर सकती है, और वो भी इतना बढ़िया। जी मॉम, मैं नक्शों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना पसंद है, और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ, और मैं उस हर जगह का नक्शा तैयार करूंगी जहाँ पर मैं घूमी हूँ। एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेले मेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, पर नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि ये पहले नोजिको के लिए तैयार की गई थी और ये इसे फिट भी नहीं आ रही थी। नोजिको नामी से कहती है, अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, तुम ये फिट आ जाएगी, पहन कर तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नए कपड़े चाहिए, और तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरी असली की बहन नहीं हो, समझी? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेला मेरी ये बात सुनकर नामी को एक जोरदार चांटा मारती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम सच में बहनें नहीं हो, ऐसी फालतू की बात दोबारा कभी मत करना। आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश आपकी जगह हम किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते। बेला मेरा ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुम्हें इस घर से और मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चली जाओ यहाँ से। और नामी गुस्सा होकर यहाँ से सचमुच चली जाती है। कुछ देर बाद बेला मेरा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नोजी को यहाँ पर आती है और बोलती है, हम तीनों एक फैमिली है मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि नामी भी यही सोचती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजिको, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए नामी को दोबारा से घर लेकर आ सकती हो? उसे कहना कि मैंने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना तैयार किया है। और इस तरफ नामी गेनसान के घर पर होती है। मुझे लगता है पहला मेरे अब बहुत ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और मुझे लगता है कि गांव के सभी लोग मेरी वजह से उन्हें नफरत करते हैं, तो मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार बेला मेरा बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है, और अभी भी सबकी नजरों में वो बदमाश ही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। बेला मेरे पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है, पर एंड में वो हार जाती है और बेला मेरे बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग मरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजिको ही थे। बेला मेरे बहुत हिम्मत से उनके पास जाती है और उनके बारे में पूछती है, पर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता था। जब नामी हंसती है तो बेला मेरे को जिंदा रहने की एक उम्मीद दिखाई देती है, और बहुत तेज तूफान में बेला मेरे उन सभी को लेकर अपने गाँव कोकोयाशी विलेज जाने लगती है। बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज पहुंचती है और उन सभी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये 2 लड़कियां कौन हैं। इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो प्लीज, इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं, और इसके बाद बेले मेरे डिसाइड करती है कि इन दोनों को गोद लेने वाली है। गिनसान और डॉक्टर इसे समझाते हैं, अरे इन्हें मत पालो, तुम्हारी जैसी एक औरत कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे? मैं अब इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ, और मैं इन दोनों के साथ ही रहने वाली हूँ। गाँव के सभी लोग इन दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हम देखते हैं कि एक पायरेट्स का ग्रुप आता है, और एक कोई और नहीं बल्कि आरलोंग ही होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ आता है और पूरे के पूरे विलेज पर कब्जा कर लेता है। गेनसान नामी और नोजिको को कहीं पर छिप जाने के लिए कहता है। आरलोंग अपने पूरे क्रू के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये विलेज नहीं, पूरा आइलैंड मेरे कब्जे में है। और सुनना मेरी बात, यहाँ पर हर एक जवान आदमी को मुझे हर महीने 1 लाख बेरीज और हर एक बच्चे को 50,000 बेरीज देनी होंगी, और जो भी पैसे देने में असफल रहेंगे उन्हें मरना होगा। आरलोंग बहुत सारे विलेजर्स से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसका एक साथी कहता है, ओ ये देखो, सामने से किसी घर में धुआं आ रहा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेले मेरे का होता है। और अब आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेले मेरे सान के घर में पहुंचता है, और बेले मेरे को लगता है कि नामी और नोजिको हैं, पर खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है तो इसके मुंह पर एक लात पड़ती है। बेले मेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि मैं एक नेवी की ऑफिसर हूँ। ये देखकर बाकी सभी फिशमैन्स हंस रहे होते हैं, और आरलोंग भी हंसना शुरू कर देता है। कितने कमजोर हो तुम लोग, और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। इस तरफ नामी और नोजिको बेले मेरे की तरफ जाने लगती हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए, पर तभी वो डॉक्टर आकर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और इस तरफ आरलोंग बेले मेरे के हाथ पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बेले मेरे की बाजू नीली पड़ जाती है। बेले मेरे दर्द से चिल्ला रही होती है, और तभी गेनसान यहाँ पर आ जाता है। बेले मेरे 1 लाख एक अडल्ट के और 50,000 पर किड। अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं तुम्हारी और उन दोनों छोटी बच्चियों की जानें बख्श दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने बड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। हाँ, पर गिनसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं, पहले मेरे ने मुझे आज इनवाइट किया था, मैं इनके घर पर आज खाना खाने वाला था। पहले मेरे इससे पैसे दे दो, वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। इन्हें जल्दी से वो पैसे दे दो। दूसरा फिशरमैन रिकॉर्ड्स को चेक करता है, और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि बेले मेरे सान अकेले थी। ये लड़की सिंगल है, इसका कोई बच्चा नहीं था। सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेला मेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। और तभी
आरलोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेला मेरा इसे पीछे से आवाज लगाती है। रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि वो पैसे मैंने तुम्हें अपने लिए दिए हैं? हाँ, वो पैसे मेरी दोनों बच्चियों के लिए हैं, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। पहले मेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गिनसन, मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं है, भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बंधे हुए, भले ही नाम से ही सही, पर मैं उनकी माँ हूँ। बेला मेरे की इस बात को सुनकर नामी और नोजी को बेला मेरे की तरफ भागते हुए जाते हैं और इसे कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक माँ के तौर पर कुछ नहीं कर पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मरिए मत। बेला मेरे को अफसोस होता है कि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। ये तीनों दोबारा से कस के गले लगते हैं, पर तभी आरलोंग और उसके पायरेट्स इनके सामने आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गिनसन पीछे से इन पर हमला कर देता है बंदूकों से, पर तभी एक दूसरा फिशरमैन इसे अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है और पीछे से बहुत सारे गांव के लोग आने लगते हैं। आरलोंग कहता है, इन्हें मारना मत, बस सबक सिखाना। और ये फिशमैन्स ऐसा ही करते हैं और बेला मेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि आरलोंग अपनी बंदूक को बेला मेरे की छाती के ऊपर रख देता है। नोजिको, नामी, आई लव यू बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है। ये देखकर नामी और नोजिको पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आरलोंग देखता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये और हाची नामी को यहाँ से लेकर जाने लगता है, इसे गले से पकड़कर। मुझे छोड़ो, जाने दो। ओए, बच्चे से अपना हाथ दूर रख। और तभी एक फिशमैन गिनसामा को बुरे तरीके से काट देता है, पर इसके बाद भी गेनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए जाते हैं। प्लीज अब रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भाई बेचारी नामी, क्या बीत रही होगी भाई इस पे। नामी के पास पहले से कोई पेरेंट नहीं था और जिसने इसे गोद लिया अब वो भी नहीं रही। इसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आरलोंग इस पूरे के पूरे गांव में तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है। और जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए आई थी उन सभी को आरलोंग और उसके पायरेट्स ने डुबा दिया था। और इस तरफ हम हॉस्पिटल के अंदर गिनसान को देखते हैं। गिनसान मरते नहीं, बस घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेला मेरे की कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब इसके अगले दिन गाँव के लोगों को आरलोंग की जगह पता चल चुकी है। हमें लगता है कि उसका इरादा यहाँ पर बसने का है। तो क्या हमें अभी फाइट करनी चाहिए या हमें सरकार से हेल्प लेनी चाहिए? सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लोग ही आरलोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना ना के बराबर है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। हाँ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, चलो उनसे दोबारा से लड़ा जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखते ही नोजिको उसे गले से लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स भी उसके पास आते हैं। क्या तुम ठीक हो नामी? आरलोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। गिनसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्या कह रही हो नामी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना? बताओ मुझे। कुछ दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आरलोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसने सच में आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। नामी के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं। ये देखो, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? तो क्या हुआ? मैं पहला मेरे की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी, कम से कम पहला मेरे हमारी वजह से मारी गई थी। नामी, यहाँ से चली जाओ और अगली बार कभी इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नामी बेला मेरे की कब्र के पास बैठी हुई थी। नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प आने वाली है, इसलिए मैंने आरलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ बेरीज में खरीद लूं। अगर मैंने गांव खरीद लिया तो सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस इसके बदले मुझे आरलोंग के साथ काम करना होगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगी तो इतने पैसे कमा सकोगी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे विलेजर्स के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो शायद और लोग मारे जाएंगे। पर पहला मेरे के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा नामी। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं कभी नहीं रहूंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी उsopp ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सांजी गुस्से से भर जाता है, जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको इसके मुंह पे एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 सालों की मेहनत को बर्बाद ना कर दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो और तुम सभी लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। जॉनी और युसाको भी ये सारी कहानी सुन लेते हैं और पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। उठ गया भाई, ये जब देखो सोता रहता है, जब मर्जी रैंडमली। लूफी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है और तभी गेनसान और वही कोलोनी
नल सामने से आ रहे होते हैं और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेंसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तो तू ही है ना नामी, हाँ, जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है? तो अब से जो भी तूने चुराया वो अब सरकार का है और अब जल्दी से बता दे कहाँ पर है वो सामान। तूने सुना नहीं क्या मुझे? मैं आरलोंग पायरेट्स की लीडर हूँ। अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो आरलोंग तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये चीज नहीं सहती और अपना डंडा निकाल कर नेवी वालों को मारना शुरू कर देती है। आरलोंग पायरेट्स ने न जाने कितने ही लोगों को मारा है और न जाने कितने गांव को तबाह किया है। तुझे पता है ये सब, पर इतनी बड़ी मुसीबत को इग्नोर करके तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीजें लेने आया है। बहुत बोलती है तू बच्ची। कितने सालों से इस आइलैंड के लोग तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी जब इनमें से एक नेवी वाला जमीन को खोदने लगता है तो नामी जल्दी से वहाँ पर जाकर उसे एक डंडे से मारती है। बेला, मेरे के बगीचों को छूना भी मत। वो पैसे मैंने इसलिए जमा किए हैं क्योंकि ताकि इस गांव को बचा सके। और नेवी वाले, तुझे यह हक किसने दिया कि तू इससे इसका सामान चुरा सकता है? हाँ नामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेंसान को ये सारी बातें पता है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पता था पहले से। जब तुमने मुझे बताया कि तुम आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो तब मुझे समझ में नहीं आया और बाद में मैंने नोजी को इसके बारे में बात की और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे गाँव वालों को पता है कि तुम आरलोंग पायरेट्स के साथ इसीलिए हो ताकि तुम हम गाँव वालों को बचा सको। नामी, अगर तुम यहाँ पर गांव को बचाने के लिए नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं जिसे आसानी से छोड़ देंगे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि 10 करोड़ है? नामी को ये सुनकर एक शौक लगता है और समझ जाती है कि आरलोंग ने इसे सब कुछ बता दिया है और आरलोंग ने ही इसे भेजा है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर आरलोंग ने भेजा है ना? सच बताना। मुझे क्या पता, हम तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज लेने यहाँ पर आए हैं। एक नेवी वाला चिल्लाकर कहता है, सर हमें खजाना मिल गया। और हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आरलोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ में से 3 करोड़ इस नेवी वाले के पास जाएंगे। और नामी को उसकी इतने सालों की मेहनत अपनी आंखों के सामने खराब होती हुई दिख रही थी। ये देखकर नामी बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और फायर कर देता है और नोजिको को ये बुलेट हिट कर जाती है और नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद सभी लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। डॉक्टर नोजिको को दिखता है और उसका इलाज करते हुए गेंसान सभी को बताता है। पूरे 8 सालों तक आरलोंग ने नामी से झूठ कहा, उसने नामी को धोखे में रखा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस कमीने आरलोंग ने सिर्फ नामी का यूज किया है 8 सालों तक और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और आरलोंग के पास जाती है और आरलोंग से पूछती है, आरलोंग, उस नेवी वाले ने मेरे पैसे चुरा लिए। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? हाँ, क्या हुआ तेरा वादा? तुमने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने कौन सा वादा तोड़ा? अब भोले मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने नेवी वालों के साथ टीम अप। मैंने कौन सा वादा तोड़ा नामी? मुझे भी तो बताओ। सारे फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। आरलोंग, तेरे पैसे चोरी हो गए? हाँ, कितनी बदकिस्मत हो। कोई बात नहीं, वो 10 करोड़ बेरीज दोबारा से इकट्ठा कर लेना और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तेरे गाँव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कोई भी आरलोंग पर हमला करने ना चले जाए गुस्से में आकर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम देखते हैं कि कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि नामी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुनने के बाद ये लोग अब चुप बैठ के नहीं रह सकते। हमें उस आरलोंग को सबक सिखाना ही होगा, उसने नामी के भूलेपन का फायदा उठाया। उसने ये बहुत बुरा किया। सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। बस कुछ देर की बात है, मैं फिर से काम करूंगी और जल्दी ही वापस से दोबारा पैसे इकट्ठा कर लूंगी। इस बार ये बहुत आसान होगा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। गेंसान नामी की तरफ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें अब और सहन करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों तक इतनी मेहनत की, उनके साथ काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? तुमने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा, अब इस गाँव को छोड़कर चली जाओ नामी, प्लीज। तुम्हारा एक सपना है, उसे पूरा करो। नामी चाकू उठा लेती है और सभी को कहती है, प्लीज मत जाइए, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आप वहाँ पर गए तो सभी लोग मारे जाओगे, आपको पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन बना लिया है नामी, हम उस आरलोंग के बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। नामी, हमारे रास्ते से हट जाओ, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेंसान इन सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। इसने बेलामेरे के मरने के बाद 8 साल तक जितनी भी मेहनत की थी वो सब कुछ अब खराब होने जा रहा था। क्या ये सभी लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पर बने उस आरलोंग पायरेट के टैटू को बहुत ध्यान से गुस्से में देख रही होती है और चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है।
और बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और तभी अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 8 साल पहले इस आइलैंड पर हुआ क्या था। मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपनी टोपी नामी को पहनाता है और 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उसप, ज़ोरो और सांजी सभी लोग खड़े हुए थे और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आरलोंग गेट के पास पहुंच जाते हैं। पर आरलोंग के मेन गेट के ऊपर जॉनी और युसाकू खड़े होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम आरलोंग को चैलेंज करने गए, पर हम उससे बुरे तरीके से हार गए। मुझे माफ करना, पर हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों के जीतने के चांस 0% है। हम लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। किनके आने का इंतजार? हाँ, वही लोग जिन पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं। उन लोगों के चेहरे अपनी आंखों में बसा लीजिए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आरलोंग की बैंड बजाने के लिए। आरलोंग पार्क के अंदर आरलोंग चिल कर रहा होता है और तभी लूफी दीवार तोड़कर आरलोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है, तुम सभी में से आरलोंग कौन है? और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब आगे आरलोंग वर्सेस लूफी की फाइट में कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 17 के लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। और गाइस अब से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं